सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है जी। 11 बज के ठीक 18 मिनट अब हुए हैं और तारीख आपको पता है। दिस इज 21 जुलाई 2022। आज 21 जुलाई 2022 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन, सुस्वागतम। जल्दी से याद दिलाइए लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे, उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। जहां तक मुझे याद है कि हमने कल शुरू किया था पढ़ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम बातचीत कर रहे थे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन के बारे में, विच वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे। और हड़प्पा सभ्यता के ही कुछ महत्वपूर्ण स्थल और वहां से मिलने वाले कुछ अवशेषों, कुछ एविडेंसेस, साक्ष्यों के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे एक बार बता दीजिए कि लास्ट हमने किस स्थल के बारे में बात कर ली थी। दिस इज एंशियंट इंडिया, ये है प्राचीन भारत, और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, जिसका पीरियड 2500 बीसी से लेके लगभग 1750 बीसी तक रहा। चन्हू पढ़ा था लास्ट। ओके, कहने का मतलब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के तीन महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात कर ली थी। सबसे पहले हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो और तीसरा चन्हूदारो या चन्हूदड़ो। चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अगला लिखेंगे लोथल। अगला महत्वपूर्ण स्थल, अगला महत्वपूर्ण स्थल या अगली महत्वपूर्ण साइट लिखिए लोथल। हम सब जानते हैं प्रेजेंटली लोथल इज इन गुजरात। हमने लिखा भी था कि लोथल वर्तमान में गुजरात में है। लोथल की खोज 1955 में एस आर राव के द्वारा की गई थी और भोगवा नदी के किनारे एट द बैंक ऑफ भोगवा रिवर ही हमें प्राप्त हुआ था लोथल। तो लोथल मिला था भोगवा नदी के किनारे एट द बैंक ऑफ भोगवा रिवर, जिसकी खोज, जिसकी उत्खननकर्ता एस आर राव माने जाते हैं। ठीक है, लिखिए लोथल वॉज द डॉकयार्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लोथल इस सभ्यता का एक बंदरगाह था। लिखेंगे लोथल वॉज द डॉकयार्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह था। और क्योंकि लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, डॉकयार्ड माना जाता है, इसीलिए लिखेंगे दैट वाज आल्सो नोन एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी माना जाता है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मुंबई क्या कहलाती है, भारत की कॉमर्शियल कैपिटल कहलाती है, वाणिज्यिक राजधानी कहलाती है। बिल्कुल वैसे ही लोथल को ही क्या माना जाता था, वाणिज्यिक राजधानी या कॉमर्शियल कैपिटल।
लूथल से मिलने वाले महत्वपूर्ण अवशेषों में सबसे पहले लिखेंगे पर्शियन करेंसीज। पर्शियन करेंसीज या हिंदी में लिखेंगे फारस की मुद्राएं। पर्शियन करेंसीज या फारस की मुद्राएं। इसके अलावा लिखिए एविडेंसेस ऑफ राइस ग्रेन्स। चावल के दानों के साक्ष्य। वैसे तो मैंने कल आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल क्या हुआ करती थी, जौ और गेहूं हुआ करती थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल था, वो कौन सी साइट थी जहां के लोगों को चावल की कृषि के बारे में भी जानकारी थी, जहां के लोग चावल की कृषि किया करते थे। तो ध्यान रखेंगे, हमें चावल के दानों के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कि जो लोथल वासी हुआ करते थे उन्हें चावल की कृषि के बारे में जानकारी थी, वो चावल की भी कृषि किया करते थे। इसके अलावा लिखेंगे एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस। इसके अलावा एविडेंस ऑफ अ मम्मी, एक मम्मी का साक्ष्य। हम सब जानते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, मिस्र की सभ्यता में डेड बॉडीज को ही क्या मनाया जाता था? ममीज बनाया जाता था। उनके शरीर पर एक लेप लगाकर पूरे शरीर में पट्टियां बांधी जाती थी और उनकी डेड बॉडीज को क्या किया जाता था? एक ताबूत में रख दिया जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था? ममीज कहा जाता था। इसके अलावा लिखेंगे एविडेंस ऑफ अ हाउस। एविडेंस ऑफ अ हाउस which had the main entrance, which had the main entrance facing the main road। लिखेंगे एक ऐसे मकान का साक्ष्य, एक ऐसे मकान का साक्ष्य जिसका मुख्य द्वार, एक ऐसे मकान का साक्ष्य जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ही ओर खुलता था। एक ऐसे मकान का साक्ष्य जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर ही खुलता था। वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी देर रुकिए, यहाँ से चेक करवा रहा हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। लिखिए बनवाली या बनावली। नेक्स्ट प्लीज। लिखेंगे बनवाली या बनावली।
लिखेंगे दैट वॉज द ओनली साइट, दैट वॉज द ओनली साइट वेयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट डेवलप्ड। लिखेंगे यह एकमात्र स्थल था, यह एकमात्र स्थल था जहां पर जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। यह एकमात्र स्थल था जहां पर यह एकमात्र स्थल था जहां पर जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। दैट वॉज द ओनली साइट वेयर ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट डेवलप्ड। नेक्स्ट, अगला लिखिए कालीबंगा। अगला प्लेस लिखेंगे कालीबंगा। हम सब जानते हैं कालीबंगा इज इन राजस्थान प्रेजेंटली। प्रेजेंटली कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा इज इन राजस्थान, राजस्थान में है कालीबंगा, जिसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ये घग्गर नदी के किनारे है। दिस इज एट द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। ये घग्गर नदी के किनारे है। और ध्यान रखेंगे यहां से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण अवशेषों में लिखेंगे काली मिट्टी की चूड़ियां। यहां से मिलने वाले अवशेषों में है काली मिट्टी की चूड़ियां। के अलावा एविडेंसेस ऑफ प्लग्ड फील्ड्स, यानी कि उगते हुए खेतों के साक्ष्य। यहीं से मिले हैं जूते हुए खेतों के साक्ष्य। के अलावा यहां से मिले हैं हल के साक्ष्य। के अलावा अग्निकुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड एवं हवन कुंड के साक्ष्य। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो लोथल था वो हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी हुआ करता था, कॉमर्शियल कैपिटल हुआ करता था, क्योंकि वो एक डॉक यार्ड भी था।
क्योंकि वो एक बंदरगाह भी था। लेकिन यदि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात हो, यदि वाणिज्य अगर प्रशासनिक राजधानी की बात हो, तो लिखेंगे दिस सिविलाइजेशन हैड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स। This civilization had two administrative capitals which were known as twin capitals. है या जिसे जुड़वा राजधानी कहा जाता था। This civilization had two administrative capitals. इस सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां हुआ करती थी, दो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स हुआ करती थी, जिन्हें ट्विन कैपिटल्स या जुड़वा राजधानी कहा जाता था, जो हड़प्पा और मोहनजोदारो थी। ये कहलाती थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसके अलावा लिखिए द स्क्रिप्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन had 64 basic symbols. The script of that civilization had 64 basic symbols. इस सभ्यता की लिपि में लिखेंगे, इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। और डेफिनेटली हम ये तो नहीं पढ़ पाए कि इस सभ्यता की लिपि में लोगों ने क्या कन्वे करने की कोशिश की थी या क्या लिखने की कोशिश की थी, लेकिन हमें ये जरूर पता चला लिखेंगे दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लिखेंगे इस सभ्यता की लिपि को पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था।
दैट स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी तो आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है भाई, एक बार बता दो, क्योंकि मैं अपने फोन में लगातार क्लास चला रहा हूँ, तो मेरे फोन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या अभी भी दिक्कत आ रही है आवाज में? इस सभ्यता की लिपि को लिखा जाता था दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर। जहाँ तक मेरा ख्याल है अब साउंड की प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी। अगला महत्वपूर्ण सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि बताइए, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ? इस सभ्यता के खत्म होने के पीछे भी अलग अलग इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तर्क दिए हैं, अलग अलग रीजंस दिए हैं। कुछ ने कहा कि नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज से होने वाला जो इम्पोर्ट था, हाँ जो आयात था, वो समाप्त हो गया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म हो जाने की वजह से ये सभ्यता पूरी की पूरी समाप्त हो गई। कुछ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। कुछ ने कहा कि पूरे के पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मलेरिया फैलने के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा वैलिड व्यू माना जाता है इन अबाउट 1750 बीसी। लिखेंगे दैट civilization was destroyed by flood। लिखेंगे लगभग 1750 ईसा पूर्व में, लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अंत। लगभग 1750 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का अंत बाढ़ आ जाने के कारण हुआ। और 1750 बीसी के 250 साल तक बाद क्या हुआ, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे पास केवल यही जानकारी है कि ईसा के जन्म से 1500 साल पहले भारत में आगमन हुआ आर्यंस का, और इन्हीं आर्यंस ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की थी, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता माना जाता है। देखिए, वैदिक पीरियड या वैदिक काल। अगला है वैदिक पीरियड या वैदिक काल, विच इज बेसिकली द पीरियड ऑफ 1500 बीसी टू 600 बीसी। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के जो पीरियड को ही क्या कहा जाता है, वैदिक पीरियड या वैदिक काल कहा जाता है।
और ध्यान रखेंगे वैदिक काल कैन बी डिवाइडेड इनटू वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का पीरियड, इसे कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड। इसे कहा जाता है ऋग वैदिक काल। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये वो काल है जिसमें हमारे प्राचीनतम वेद यानी कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। आप जानते होंगे ये जो वैदिक काल है, इसे वैदिक काल ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ड है वैदिक, ये बना ही किससे है? वेद से। आप जानते हैं वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। और आर्यंस या आर्य का मतलब होता है सुपीरियर या श्रेष्ठ। ये वो पीरियड है जिसमें वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसको वैदिक पीरियड या वैदिक काल कहा गया है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का पीरियड कहलाता है ऋग वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक काल। और ध्यान रखेंगे 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज पोस्ट वैदिक पीरियड। इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। और ध्यान रखेंगे इसी उत्तर वैदिक काल में रचना हुई है अन्य वेदों की, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, साथ में रामायण और महाभारत का भी रचना काल माना जाता है वैदिक पीरियड। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल रचना काल, घटना काल नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने के बाद हमें सिर्फ ये जानकारी है कि ईसा के जन्म से लगभग 1500 साल पहले हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का। हमारे देश में आए आर्य। और ये आर्यंस कहाँ से आए, इस पर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग व्यूज है, अलग अलग मत है। हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा वैलिड व्यू माना जाता है मैक्स म्यूलर का, जिसने कहा कि भारत में आर्यंस का आगमन सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से हुआ था। इसीलिए सबसे ज्यादा वैध, सबसे ज्यादा वैलिड यही माना जाता है कि आर्यंस की उत्पत्ति, आर्यंस भारत में कहां से आए हैं? सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का बताया है और कहा कि ये तिब्बत से आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड व्यू माना जाता है सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया। और ऐसा माना जाता है कि जब आर्यंस का भारत में आगमन हुआ तो आर्यंस ने भारत में आकर भारत के उत्तर
और उत्तर पश्चिमी भाग पर अधिकार किया। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, कश्मीर से लेकर उत्तरी राजस्थान तक के भाग पर अधिकार किया आर्यंस ने। और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वेस्टर्न गंगा बैंक, पश्चिमी गंगा तट तक के क्षेत्र पर इन्होंने अधिकार किया। और आप जानते हैं यही तो क्या कहलाता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और इसी पूरे के पूरे भूभाग पर अधिकार करके दे स्टार्टेड अ रूरल सिविलाइजेशन, इनके द्वारा एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की गई। और इसी क्षेत्र को इन्होंने नाम दिया आर्यवर्त। और हम सब जानते हैं भारत का सबसे प्राचीन नाम, सबसे पुराना नाम ही क्या कहलाता है, आर्यवर्त कहलाता है। इसी आर्यवर्त क्षेत्र में शुरुआत हुई एक रूरल सिविलाइजेशन, एक ग्रामीण सभ्यता की। रूरल सिविलाइजेशन या एक ग्रामीण सभ्यता की, और जिसे कहा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। जो कहलाती है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। नोट कीजिए। ईस्ट में कौन सा प्लेस लिखा है, वेस्टर्न गंगा बैंक, पश्चिमी गंगा तट। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में उत्तरी राजस्थान तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी गंगा तट तक। लिखिए द इकोनॉमी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। द इकोनॉमी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन, द इकोनॉमी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। लिखेंगे वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से, वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि एवं पशुपालन पर आधारित थी। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, दोस्तों ध्यान रखेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली ट्रेड बेस्ड हुआ करती थी, यानी कि वो व्यापार आधारित हुआ करते थे। लेकिन यदि हम वैदिक सभ्यता की इकोनॉमी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, दैट वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो वो पूरी तरीके से कृषि
और पशुपालन पर आधारित हुआ करती थी, क्योंकि क्योंकि वैदिक सभ्यता के वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य कार्य ही क्या हुआ करता था? कृषि और पशुपालन हुआ करता था। लिखेंगे इस सभ्यता के परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे। इस सभ्यता के परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करते थे, कहने का मतलब हेड ऑफ द फैमिली या परिवार का जो प्रमुख था वो पिता को माना जाता था। इस बात की जानकारी इसी बात से चलती है कि ऋग्वेद में भी सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, वैदिक पीरियड के बारे में, वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली? ध्यान रखेंगे, वैदिक काल के बारे में जानकारी के जो सोर्सेज हैं या जो स्रोत हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? वैदिक लिटरेचर कहा जाता है। वो कहलाते हैं वैदिक साहित्य। ये वैदिक लिटरेचर या वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक काल में जानकारी या वैदिक काल के बारे में जो जानकारी है, वो हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, वो हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है। और यदि हम वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, वैदिक लिटरेचर में हम शामिल करते हैं किसे? आर वेदास, हमारे वेद, वेदों के ब्राह्मण टेक्स्ट, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, के अलावा आरण्यकास, आप हिंदी में लिख सकते हैं आरण्यक। इसके अलावा उपनिषदास या उपनिषद। वैदिक लिटरेचर में वैदिक लिटरेचर में वैदिक साहित्य में हम शामिल करते हैं अपने वेदों को, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को और आरण्यकों को। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट आर वेदास। सबसे पहले लिखेंगे वेदास या वेद। आप सब जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। वी हैव 4 वेदास, वेदों की संख्या 4 है। और सबसे पहले लिखिए ऋग्वेदा या ऋग्वेद, जिसका रचना काल 1500 बीसी से लेकर लगभग 1000 बीसी माना जाता है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऋग वैदिक पीरियड में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। सबसे पहले लिखेंगे ऋग्वेद या ऋग्वेदा। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल। ऋग्वेद को सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट वेदा अमंग ऑल। ऋग्वेद को सभी वेदों में ऋग्वेद को सभी वेदों में प्राचीनतम वेद माना जाता है। लिखेंगे इट हैज 10 डिविजन्स।
इसमें 10 मंडल हैं। ये 10 भागों में, 10 डिविजन्स में, 10 मंडलों में विभाजित है। और इसके अलग अलग मंडलों की रचना अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग स्थान पर की गई है। यदि हम इसमें हाइम्स की बात करें, इसमें प्रेयर्स या प्रार्थनाओं की बात करें, ध्यान रखेंगे इसमें लगभग 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स का मतलब होता है सूक्त, प्रार्थना। और इट हैज 10,462 मंत्रास, और इसमें मंत्रों की संख्या लगभग 10,462 मानी जाती है। इन्हीं को ऋचा भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और इसके 10 मंडलों की रचना अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। इसीलिए आपसे पूछेंगे कि बताइए ऋग्वेद के 10 मंडलों में सबसे पुराने मंडल कौन से हैं। यदि प्राचीनतम मंडल पूछे जाएं, ध्यान रखेंगे 2 से लेके 7। इसका जो 2 से लेके 7वां डिवीजन है या 2 से लेके 7 मंडल है, इनकी रचना सबसे पहले हुई थी, ये सबसे पुराने हैं। और अगर न्यूएस्ट पूछे जाएं, जिनकी रचना सबसे बाद में हुई है या नवीनतम, ये माना जाता है पहला और 10वां मंडल। ये माना जाता है पहला और 10वां मंडल। इनकी रचनाएं तो ऋग वैदिक काल में अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग समय पर की गई, लेकिन लिखेंगे ऑल द डिविजन्स ऑफ ऑल द डिविजन्स ऑफ ऋग्वेदा had been compiled in post Vedic period by वेद व्यास। लिखेंगे ऋग्वेद के सभी मंडलों को, ऋग्वेद के सभी मंडलों को उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद के सभी मंडलों को उत्तर वैदिक काल में वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया। वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया। तो ऋग्वेदों को सभी या ऋग्वेद के सभी मंडलों को संकलित करने का काम, असेंबल करने का काम, उन्हें कंपाइल करने का काम वेद व्यास ने किया था पोस्ट वैदिक पीरियड में। लेकिन इसके सबसे पुराने मंडल 2 से लेके 7 तक थे। और सबसे नवीन मंडल 1 और 10वां माने जाते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऋग्वेद का 3रा मंडल, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई। इसकी रचना की गई है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा, जिसमें उन्होंने रचा है गायत्री मंत्र, जिसमें रचना की गई है गायत्री मंत्र की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है सावित्री को, लेकिन
लेकिन गायत्री मंत्र का इस्तेमाल हम पूरे देव की स्तुति के लिए करते हैं। या हम कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है सूर्य देव की वर्शिप या सूर्य देव की स्तुति के लिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट होता है 10वां मंडल, जिसकी रचना की गई है ऋषि महासूक्त्य के द्वारा। इसकी रचना ऋषि महासूक्त्य के द्वारा की गई है और ध्यान रखेंगे इसी में ऋषि महासूक्त्य के द्वारा मनुष्य की 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मनुष्य के 4 वर्णों के बारे में सबसे पहला उल्लेख ही कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और मनुष्य के 4 वर्ण माने जाते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये मनुष्य के 4 वर्णों के बारे में जानकारी भी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। नोट कीजिए। सर ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक लिखा गया कि नहीं? लिखा नहीं गया। वैदिक काल में कोई भी चीज लिखित नहीं थी। सारी की सारी चीजें वर्बली या मौखिक रूप से इस्तेमाल की जाती थी। यदि आप वेदों को लिपिबद्ध करने की बात करें, उन्हें स्क्रिप्टेड करने की बात करें, तो भाई वेदों को तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में गुप्त काल में लिखा गया था। यहां पर हमें वेदों का ज्ञान मिला था, लेकिन लेकिन उन्हें लिखा नहीं गया था। पर ये वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी या कर्म के आधार पर? देखिए भाई, जब वर्ण व्यवस्था बनी थी या जब इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था, तब ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर हुआ करती थी। लेकिन कुछ ही शताब्दियों के बाद, कुछ ही समय के बाद, ये वर्ण व्यवस्था कर्म की जगह जन्म के आधार पर बन गई। या आप कह सकते हैं कि जब हिस्टोरिक पीरियड शुरू हुआ 600 बीसी के बाद, तब इस वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बना दिया गया था। ये जन्म के आधार पर हो गई थी। लेकिन लेकिन जब ये बनी थी उस समय ये कर्म आधारित हुआ करती थी। ये कर्म के आधार पर थी। नेक्स्ट लिखिए, द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा, वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है। द पर्सन हु रिसाइट्स द मंत्रास ऑफ ऋग्वेदा
वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, लिखेंगे इज नोन एज पुत्री, है पुत्री या होता कहलाता है। ऋग्वेदा हैज टू ब्राह्मण टेक्स्ट्स। लिखेंगे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भाई, ध्यान रखेंगे। जो वेदों की भाषा थी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ज्यादा जटिल थी कि उन्हें समझ पाना भी क्या था, मुश्किल था। इसीलिए वेदों को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए उनके कुछ इजी डिस्क्रिप्टिव वर्जन्स लिखे गए, और उन्हीं डिस्क्रिप्टिव वर्जन्स को या सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्टिव वर्जन्स को ही क्या कहा गया, ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। कहने का मतलब हर वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो कि उसकी व्याख्या करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जो आसान भाषा में वेदों को समझाने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखेंगे इसके दो ब्राह्मण टेक्स्ट कहलाते हैं, एक कहलाता है ऐत्रेय, दूसरा कहलाता है कौशितकी। कहेंगे ऐत्रेय एवं कौशितकी ब्राह्मण। इसके ब्राह्मण टेक्स्ट, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऐत्रेय और कौशितकी को इसके ब्राह्मण टेक्स्ट, इसके ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का सबवेदा यानी कि उपवेद कहलाता है आयुर्वेदा या आयुर्वेद, जिसके फाउंडर या प्रवर्तक ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्रजापति। के प्रवर्तक प्रजापति माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं प्रजापति। अगला पॉइंट लिखेंगे इन ऋग्वेदा। देखिए इन ऋग्वेदा रिवर सरस्वती हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट होली रिवर ऑफ वैदिक पीरियड। लिखेंगे ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ऋग्वेद में वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। इसलिए हमें ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है सरस्वती को ही क्या कहा गया है, नदीतम कहा गया है। नदीतम का मतलब है सभी नदियों में श्रेष्ठतम। यदि बाकी नदियों की बात करें
तो ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना शब्द का इस्तेमाल केवल 3 बार, और गंगा शब्द का इस्तेमाल वो भी किस रूप में, जानवी के रूप में, केवल 1 बार किया गया है। इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल में गंगा और यमुना महत्वपूर्ण नदियां नहीं हुआ करती थी। सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर वॉज इंडस। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु हुआ करती थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर वॉज इंडस। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु हुआ करती थी। और यदि हम देवताओं के नाम के उल्लेख के बारे में बात करें, तो सबसे ज्यादा बार नाम ऋग्वेद में लिखा हुआ मिलता है इंद्र। वो भी किस रूप में, पुरंदर के रूप में, लगभग 250 बार। और इंद्र के अलावा अग्नि शब्द का इस्तेमाल लगभग 200 बार ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया शब्द ही क्या है, पिता, जिसका उल्लेख लगभग 335 बार हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि परमेश्वरों के नाम का उल्लेख हमें ऋग्वेद से नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में 3 बार रुद्र शब्द का इस्तेमाल जरूर किया गया है। और हम सब जानते हैं रुद्र को ही हमने किसका रूप माना है, भगवान शिव का रूप, दैट इज लॉर्ड शिवा। दिस इज ऋग्वेदा, यह है ऋग्वेद। सर इंद्र को किस नाम से जाना गया, इंद्र का उल्लेख मिलता है पुरंदर नाम से। इंद्र देव का जो उल्लेख है वो पुरंदर के नाम से हुआ है। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग तोड़ने वाला, यानी कि किलों का नाश करने वाला, तोड़ने वाला ही कहलाता है पुरंदर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे उपनिषद, आरण्यकों और वेदांगों के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद।